नमस्कार दोस्तों, मैं भारत राम देवासी पुनः आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतारण के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है, अपने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। और राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जितने भी सिलेबस के बारे में हमने, ठीक है, ब्रीफली एक तरह से डिस्कस किया। आज कुछ डाउट थे कुछ स्टूडेंट्स के, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग, पहला अपना जीरो के बारे में कुछ फैक्ट है, उसके बारे में जान लीजिए। किसी के दिमाग में आता है सर जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में अपन कारण सहित पता करेंगे। ये पॉजिटिव क्यों है, नहीं है तो नेगेटिव क्यों नहीं है, तो वो उसके है। एक्चुअली इसका आंसर ये होगा, जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, यानी जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। उसका आंसर ये होगा, जीरो न तो पॉजिटिव होगा न नेगेटिव। अब इसमें पूछेंगे बच्चे सर इसका कारण बताइए, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव नहीं है, तो देख लिए। पॉजिटिव का मतलब ही यही होता है धनात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। इसका मतलब यही होता है जब भी किसी मूल संख्या के अंदर यदि आप कुछ ऐड करते हो, तब उस मूल संख्या से यदि वो संख्या ज्यादा हो जाती है, तब उसका मतलब होता है धनात्मक। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 3, इसके अंदर मैं किसी डिजिट को यदि जोड़ता हूं तो उसका आंसर जो रिजल्ट आएगा वो इससे हमेशा ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब वो ये क्या है, हमेशा ये धनात्मक संख्या +1। यदि इस 3 के अंदर यदि मैं माइनस का 1 करता हूं, तब इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा इससे जो रिजल्ट आएगा वो इस मूल संख्या से हमेशा कम आएगा। यानी प्लस जो भी वस्तु होगी या कोई भी स्थिरांक अंक होगा, वो हमेशा जब किसी के अंदर यदि ऐड करते हैं तो मूल संख्या से यदि अपना रिजल्ट यदि ज्यादा हो रहा है तो वो संख्या धनात्मक कहलाई जाएगी। और यदि अपना रिजल्ट है जो मेन वो उस मूल संख्या से कम आ रहा है तो इसका मतलब वो धनात्मक संख्या। लेकिन जीरो के मामले में क्या हो रहा है, जैसे अपन कुछ भी 4 के अंदर यदि मैं 0 ऐड करता हूं तो उस मूल संख्या से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट जो परिणाम आता है वो 4 ही आता है। इसलिए जीरो ये तो पक्का हो गया अपना जीरो, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, यानी धनात्मक नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, यदि इस 4 के अंदर यदि माइनस का 0 यानी 0 माइनस करता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तब मेरा आंसर आता है 4। इसका मतलब इस मूल संख्या के अंदर यदि आप कुछ भी ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तब उस रिजल्ट के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मेरा जीरो भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका आंसर आपको शायद मुझे लग रहा अच्छी तरह से समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया। जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। दूसरा डाउट आपके ये आएगा साहब कि जीरो इवन नंबर है या ओड नंबर है, इसके बारे में अपन कारण सहित जानेंगे पूरा। चलिए देखिए, अपन देखे जीरो पॉजिटिव है, सॉरी इवन है या ओड है, इसके बारे में अपना क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैसे जीरो इवन नंबर क्यों है और ओड क्यों नहीं है। देखिए, इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम। शायद आप कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं। जब भी आप करते हो सम प्लस सम, तो हमेशा ध्यान रखना सम ही आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 प्लस ये 6 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो हमेशा आंसर आएगा 8, यानी ये भी क्या है, सम संख्या है। यदि मैं करता हूं विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो इसका आंसर आप हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं 5 विषम संख्या है और 7 भी क्या है, विषम संख्या, तो इसका आंसर आएगा 12, जो कि 12 क्या है, सम संख्या है। चलिए अब वापस करते हैं, कोई भी संख्या में सम लेता हूं और विषम लेता हूं, तब आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा विषम, ठीक है। जैसे इसका मैं ले लेता हूं 2, विषम ले लिया मैंने 3, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 5। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है और वापस विषम संख्या, यानी परिणाम भी विषम संख्या। चलिए अपन वापस लेते हैं विषम प्लस सम, इसकी बात करता हूं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, विषम। जैसे विषम संख्या आपके ले लेता हूं मैं, ठीक है, 3 और सम संख्या ले लेता हूं 2, तो आंसर आएगा 5। शायद मुझे लग रहा है इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से समझ लोगे एग्जाम के थ्रू। सम और सम होता है, विषम और विषम सम होता है, सम विषम विषम होता है, विषम सम विषम होता है। ये चारों प्रॉपर्टी के बेस पर अपन जीरो को वेरीफाई करेंगे पूरा क्या सम है या विषम है। एक और दूसरा कारण है कि जब भी किसी भी सम या विषम है, इस दोनों के
बीच के डिफरेंस हमेशा जैसे 2 है एक सम, और दूसरी अगली यदि मुझे सम संख्या ज्ञात करनी है क्रमागत, तो इसका बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का 2। एक सीरीज के अंदर मैं बात करता हूं, सीरीज जैसे यहां से स्टार्ट होती है 6 है या माइनस इन्फिनिटी से, या -4 -2 माइनस ये 2 के बाद में यहां पर आएगा 0, फिर आएगा 2 4 6, और इसमें आएगा -5 -3 -1, फिर यहाँ का प्लस का 1, फिर प्लस का 3 प्लस का 5। अब देखो जब भी इस 2 के बाद के अंदर यदि मुझे सम संख्या चाहिए तो 2 के बाद में 4 आएगा, क्योंकि बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच के बीच डिफरेंस 2 है, इसमें भी देखो आप बीच का डिफरेंस 2 है, बीच का डिफरेंस 2 है। जब भी आप यहां से यहां आओगे तो +4 का होगा, इसलिए अपन को 0 इस सीरीज के अंदर अपन रखने के लिए ये 0 क्या है, सम संख्या होनी चाहिए। यानी बीच का डिफरेंस भी 2 है, यहां पर भी बीच का डिफरेंस 2 है। एक तो इस क्रमागत जो आपने श्रेणी है इस वजह से भी आप पता कर सकते हो 0 क्या है, सम नंबर है। लेकिन यहां पर देखो बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें बीच का डिफरेंस 2 है, बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। एक तो इस कारण की वजह से अपन को 0 इवन नंबर है यानी सम संख्या। दूसरा कारण ये है, माना कि जैसे इसके अंदर अपन सम और सम इसके प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 4 है ये सम संख्या, इसके ऊपर मैं ले रहा हूं, माना कि 0 सम संख्या है, तो चलो 0 को मैंने सम माना अभी तक पहली प्रॉपर्टी के अंदर, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सम, और ये भी सम है ये भी सम है, इसको मैंने माना एज्यूम किया, तो इसका आंसर कितना, आंसर क्या होना चाहिए, सम। देख लो आप, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अपनी अप्लाई कर रही है। इसके ऊपर देख लीजिए आप, विषम संख्या कोई भी ले लेता हूं मैं, मान लो ठीक है 5, और मैंने सम 0 माना और बराबर आना चाहिए विषम, ये देखो विषम आ गया अपना 5 + 5। लेकिन यदि मैं मान लेता हूं ठीक है कि अभी 0 हमारा विषम संख्या है, माना कि जैसे, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब आप अप्लाई करो, सम और सम क्या होना चाहिए, ठीक है सम होना चाहिए। तो माना कि जैसे सम ले लेता हूं मैं 4, या इसी के ऊपर आप अप्लाई कर लो, 4 सम हो गया, विषम में माना क्या 0 + 0, तो आंसर क्या आ रहा 4। इसका मतलब क्या आ रहा, देखो ये प्रॉपर्टी पूरी पूरी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। सम 4 ले लिया, लेकिन विषम आपने क्या माना था 0, तो इसका मतलब 0 विषम मानना था, आंसर कितना आ रहा सम। ये प्रॉपर्टी की पूरी पूरी इसके ऊपर लागू नहीं होती है। तो 2 कारण की वजह से आपका 0 क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या, न कि विषम संख्या। ये मुझे लग रहा शायद आपका डाउट क्लियर हो गएगा। इस चारों प्रॉपर्टियों के आधार पर और इस सीरीज क्रम के आधार पर 0 हमारा क्या है, सम संख्या है, न कि विषम संख्या है। चलिए अपन आगे चलते हैं। चलिए 0 के बारे में और भी अपन डिस्कस करते हैं। एक बात आती है कि 0 सर किसी भी संख्या का यदि आप 0 से मल्टीपल करते हो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 5 × 0, किसी भी संख्या से यदि आप ठीक है यदि संख्या को 0 से मल्टीपल करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। और किसी भी संख्या के अंदर यदि आप 0 का भाग देते हो तब हमेशा आंसर आएगा अनंत, यानी इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये याद रखना। यदि आपको पूछे फ्रैक्शन के अंदर 2/0 और 0/2, तो इसका आंसर तो होगा 0, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। ये विशेष रूप से आप लोग याद रखें। चलिए आगे चलते अपन। एक अपना डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों के भी डाउट होंगे, बहुत सारे ठीक है लड़कों के भी दिमाग में है, सर पाई की वैल्यू जो अपनी आ रही है, ये पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है कि, और 25/7 या 3/7 या 6/7 ये क्यों नहीं होता? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में कारण से आप पता कर लीजिए। सबसे पहली बात अपन पाई के ऊपर बात करते हैं। ये पाई होता क्या है, कहां से आया, कहां से आया, किसने खोज की, और पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 ही क्यों लेते हैं, दूसरी क्यों नहीं लेते हैं, और इस पाई की जो डेफिनेशन यानी परिभाषा होती है वो क्या होता है, और क्यों यूज करते हैं पाई को, क्यों। इस 6 के क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको इस क्लास के अंदर देने वाला हूं, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला होता पाई होता क्या है। चलिए, पाई का एक कोई भी अपने ग्रीक भाषा का एक 16वां अक्षर होता है। ये जो ग्रीक भाषा है
ग्रीक अल्फाबेट का, सॉरी अल्फाबेट का 16वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? 16वां। इसको अपन गणितीय नियतांक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी मैथमेटिकल कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये होता है पाई। अब पाई कहां से आया सर? ये पाई की खोज अपने आर्यभट्ट ने की। इन्होंने पाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए पूरे के पूरे, यानी अपना ये क्वेश्चन भाई होता क्या है, ठीक है। तो पाई एक ग्रीक भाषा का एक 16वां अक्षर है, जिसको एक गणितीय नियतांक के रूप में इसको रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की। इस पाई के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। चलिए अब भाई इस पाई की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, एक आर्यभट्ट ने इन्होंने एक सर्किल के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा। ये हमारा सर्किल है, वृत्त, और इसके चारों ओर अपने क्या है, पूरी की पूरी ये परिधि है, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये सर्किल हो गया वृत्त, इसके बीच की क्या है, सेंटर पॉइंट है, और ये हो गया हमारे पास डायमीटर, और ये हो गया हमारे पास त्रिज्या। इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया। यहां से अपने की डेफिनेशन और यहां से ये पाई की वैल्यू आई। चलिए देखिए, पाई इस वृत्त की जो भी आपके परिधि होती है, इस परिधि और जो आपके व्यास होता है, उन दोनों को इन्होंने डिवाइड करके जो आंसर निकाला वही हमारा क्या, पाई है, जो कि एक स्तर मान आता है। पाई की डेफिनेशन पूछे तो देखना, किसी वृत्त की परिधि का यदि उसके अंदर डायमीटर के अंदर भाग देता है, देखिए स्तर मान आता है, यानी एक नियतांक मान आता है, जिसी को इन्होंने पाई के रूप में डेफिनेशन यानी डिफाइंड किया है आर्यभट्ट ने। अब देखिए इस सर्किल के बारे में, देखिए आप इस सर्किल के बारे में इधर देख लीजिए वापस में। इस सर्किल के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा ट्राई किया। ये हमारे पास पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है, यानी परिधि है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया सी, ये त्रिज्या, और ये पूरा का पूरा डायमीटर, और यहां से यहां तक त्रिज्या। अब इन्होंने क्या किया, इस परिधि के ऊपर ये जो इसको अपन डिनोट कर दे, पाई बराबर सी, सी यानी सर्कमफ्रेंस, व्यास यानी डी। इस तरह से इन्होंने फॉर्मूला क्रिएट किया। अब देखिए आप लोग, इन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट ने इस आर की वैल्यू को, यानी त्रिज्या को, सॉरी 2d, यानी इस व्यास की वैल्यू इन्होंने क्या ली, 7 ली। जब भी इसके ऊपर इन्होंने ट्राई किया 7, ठीक है, तब इस पूरी की पूरी सर्किल की जो डिस्टेंस आएगी, जो भी अपनी पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी कितनी आई, उसका रिजल्ट कितना आया, वो रिजल्ट आया सर 22 सेंटीमीटर। यानी 7 सेंटीमीटर इन्होंने पूरा का पूरा व्यास लिया, तब इसकी पूरी की पूरी जो डिस्टेंस आई, इन्होंने क्या 22 सेंटीमीटर आई। तब इन्होंने एक नियतांक मांग दिया था सर, पाई इज इक्वल टू 22, तो कितना हो गया सर्कमफ्रेंस, इस फॉर्मूले से c/d, और बट्टा 7, ये पूरी की कितने हो गए, डायमीटर, यानी ये 7। यहां से ये पाई की वैल्यू अपने 22/7 है। अब एक देख लीजिए आप, अब इसमें 22/7, तो देखो पाई बराबर कितना हो गया, c कितना अपने पास है, सर्कमफ्रेंस c, d का मतलब 2r होता है, तो यहां से c यानी बराबर 2πr, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला भी यहां से क्रिएट हो गया। तो वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला पूछते हैं अपन को कि बताइए वर्त की परिधि का फॉर्मूला, तो 2πr, वो कहां से आया, इस फॉर्मूले के आधार पर आया। अब एक पूछ रहा था सर, पाई यूज क्यों करते हैं, इसका कारण देखिए हमारे, ठीक है, जब भी पाई का यूज 22/7 क्यों यूज करते हैं, इसका कारण देखिए आप। फिर अंतिम पूछे 22/7 ही क्यों लिया इन्होंने। चलिए 22/7 इसलिए यूज करते हैं, गणितीय जो प्रक्रिया होती है, या गणितीय अपने पास पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन होती है, गणितीय गणना, उसको आसान बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, आसान बनाने के लिए यूज का। अब आपके दिमाग से गणितीय संक्रियाओं को या गणनाओं को आसान कैसे बनाए, जैसे एग्जांपल, किसी की वैल्यू के दिए ट्राई किया कि सर 3.999 आया, तो अपन क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं सर 4, ताकि अपना इजीली अपने गणितीय जो गणनाएं होती हैं या जो भी कैलकुलेशन होता है वो इजीली तरीके से हो सकता है। इसलिए इन्होंने पाई के बराबर 22/7 यूज लिया। चलिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, 22/7 ही क्यों इसके दिमाग में आया, ठीक है, 22/7 के, क्योंकि एक्चुअली याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। 22/7 यदि कोई पूछा, पाई की वैल्यू 22/7 अपन लेते हैं केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली बनाने के लिए, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो क्या होता है सर, पाई की वैल्यू 22/7 उसका क्या है, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, एप्रोक्सीमेट, यानी इसका क्या है, सन्निकट, जिसको अपन बोलते हैं सन्निकट।
यानी इसके आसपास की वैल्यू है। जैसे मैंने बोला था ना, इसका यदि इन्होंने सी के 22/7 के इन्होंने प्रयोग किया तब रिजल्ट आया होगा सपोज 3.99 जैसे एग्जांपल, तो इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट 4 ले लिया ताकि अपने गणितीय प्रक्रियाओं के अंदर सी के पूरा का पूरा वैल्यू ले सके। इसलिए याद रखना, पाई की वैल्यू यदि आपको पूछे सर एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है, नहीं होती है, वो इसलिए यूज करते हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल पूरा का पूरा इस सर्किल के ऊपर किया, यहां से 22/7 की वैल्यू आई और इन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिए, इस वजह से इसका 22/7 गणितीय प्रक्रियाओं में लिया जाता। यहां एग्जांपल की तरह उन्होंने क्या किया 3.14। अब इन्होंने सर अपने एग्जाम के 3.14 ही क्यों लेते हैं, लेकिन आप इसका आंसर देखोगे 3.1428 आगे से आगे चलता रहेगा। अब कभी भी इस संख्या को, अनंत वाली संख्या को जब किसी से मल्टीपल करते हैं तब अपना आंसर हमेशा अनंत ही आता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक फिक्स कर दिया कि पाई की वैल्यू इन्होंने ठीक है 3.14 ले ली। अब इस 3.14 को अपने डिनोट कर दिया किसे, 22/7 के रूप में, ताकि गणितीय प्रक्रियाओं को आसान बनने के लिए, अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए उस आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने ठीक है ये 22/7 इस पाई को वैल्यू को इस सर्किल के माध्यम से क्रिएट करके ये अपने गणितीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 3.14 और 22/7 के रूप में लिया। ये याद रखना 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एक शायद मुजरा, इसको देख लो ना आप अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका पूरा कारण सहित है। एक और क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा था आपके दिमाग में आया होगा, वो बता देता हूं कि सर पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके बारे में बताइए। देखिए देखो, दोनों का मैं रीजन बता देता हूं। यदि सेम टू सेम यदि वैल्यू होती है, दोनों को दोनों होना चाहिए भाई। एक तो आप बोल रहे हो सर पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और 22/7 ये भी इसका मतलब अपरिमेय संख्या होनी। यदि पाई का मान 22/7 होता तो पाई की भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या होनी, लेकिन नहीं, परिमेय संख्या होती। क्यों होती है सर, इसका भी कारण देख लीजिए आप। हमेशा परिमेय संख्या की यदि आपने परिभाषा पढ़ी होगी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो ध्यान रखना, इफ एनी नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी संख्या को यदि हम p/q के फॉर्म के अंदर यदि अपन पूरा का पूरा लिख सकते हैं और q के नीचे का मान यदि 0 नहीं हो तब उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए 22/7, मुझे बताओ, देखो p का मान 22 है, q का मान यदि 7 है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो अपना 7 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाली फॉर्म है, ये पूरी की पूरी 22/7 है, यानी परिमेय संख्या की जो शर्तें हैं वो 22/7 पूरा करता है। इसलिए 22/7 यदि पूछे आपको तब परिमेय संख्या होगी, लेकिन यदि पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या होगी। शायद आपको दोनों को डिफरेंस पता होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, केवल 22/7 इनको केवल अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने लिए इन्होंने 22/7 3.14। इसकी वैल्यू तो बहुत सारी इंफिनिटी तक जाती है। इस वजह गणितीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, इजीली तरीके से बनाने के लिए इन्होंने 22/7 की वैल्यू का प्रयोग किया। यह शायद मुझे लग रहा पूरा कारण सहित आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने। कुछ और भी आपके डाउट है वो मैं बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए आती है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे, अपने कितने भी टाइप के क्वेश्चन जो राजस्थान चतुर्श्रेणी क्रम में, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके 100% बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, एक आपने शायद जोड़ देखी होगी, इस तरह के ज्यादातर एग्जाम के अंदर आती है, इस तरह की, शायद मुझे लग रहा है शायद सोल्व भी किया होगा इस तरह से। एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरह की जोड़ है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0, इस दोनों का आंसर। और ज्यादातर एग्जाम के अंदर कभी भी देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। चलिए, इसको कभी भी आप ऊपर से सोल्व नहीं करें, नीचे से सोल्व करें। जैसे इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, देखो एक इसी के ऊपर अपन बात करते हैं, केवल 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया। अब इसको अपन ले लेते हैं साथ में, यानी 1 + 1/2। अब 1 और आधा कितना हो गया, यानी 1.5, यानी इसको अपन मैं कह सकता हूं 3/2।
यानी मैंने इसको पूरा का पूरा हटा दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, अब देखो वापस फॉर्म देखो 1 + 1/1, इसकी जगह में पूरे की जगह आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये ऊपर जाएगा जैसे ही, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 + 1 + ये 2/3 हो जाएगा सब, यस। और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा तो देखना आप, ठीक है, जब भी ये नीचे वाला को सॉल्व करता हूं 1/1 और 2/3, तो एलसीएम कितना हो गया 3, यहां से ये कितना हो गया 3, और एक बार जाएगा ऊपर 2 से मल्टीपल कर तो हो गया अपने पास 5/3। तो इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा 5/3। जब भी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ऊपर है, तो अपना आंसर रहेगा 3/5। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया 3/5। इस तरह के क्वेश्चन, यानी नीचे से सोल्व कीजिए, ऊपर जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन को शायद आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका, इसको देखो आप विशेष रूप से देखिए आप लोग। मैं यहां से आपको डिनोट कर लेता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 0। इसका देखो, हमेशा इसको यहां से सोल्व मत कीजिए, इधर से ऊपर से सोल्व कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या की यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो यहां इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, और 3 की पावर 0 मतलब इसका भी मतलब 1 लिख सकता हूं। तो देखिए 2 की पावर ये 2 और ये 1 हो गया, और यहां 3 की पावर 3, इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 9, तो इसकी वैल्यू हो गई 13। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते अपन एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन के बारे में अपन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एमसीक्यू, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 120, 150 और 180 के एलसीएम और एचसीएफ है। इसके बारे में सबसे पहले बताता हूं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक गुणन और हाईएस्ट उच्चतम उभयनिष्ठ गुणांक। इसका मतलब, इसको अपन बोलते हैं लघुतम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन। जब भी किसी संख्या का यदि अपन को, ठीक है, एक एलसीएम निकालना हो, जैसे इसी का मैंने निकालना 120 का, 150 का और 180 का। एक तो मेथड सिंपल सा आप सब लोग जानते हो, फिर अपन इजीली तरीके से निकालेंगे। 120 इस तरह से, इसको अपन, ठीक है, फैक्टर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 60 हो गया, फिर 30, 30 के बाद में, ठीक है, 3 और 5, वापस देखो 15, 30, 60 और 120, 150। जैसे ही अपने, ठीक है, 2 का डिवाइड किया इसको 150 के अंदर, तो अपने पास क्या आ गया 75। इसको अपन, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी 15, ये हो गया 5 और 5 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 180 को कर देखें 2, फिर 90 आ गया, फिर 2 और 45 को 3 और 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180। चलिए अब इसके अंदर याद रखना, जब भी एलसीएम आप निकालते हो तब याद रखना सभी संख्याओं के अधिकतम घात ली जाती है। एलसीएम के अंदर नाम इसका न्यूनतम, लेकिन अधिकतम घात ली जाती है। यदि एचसीएफ निकालना हो तो याद रखना, ये वर्ड याद रखना, उभयनिष्ठ, जो सभी के अंदर कॉमन आ रहा, उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे जो उच्चतम घात होती है, सॉरी मिनिमम जो घात होती है, यानी न्यूनतम घात होती है, जो वो लेते हैं, यानी कॉमन फैक्टर होता है। ये दोनों चीजें याद रखोगे तो आपका एलसीएम और एचसीएफ इजीली सॉल्व हो जाएगा। सभी संख्याओं की अधिकतम घात और उभयनिष्ठ संख्याओं की जो न्यूनतम घात होती है वो अपना एचसीएफ होता है। चलिए इसके अंदर आप लोग देख लीजिए, आप देखो
इसके अंदर 2 2 2, इसको अपन घात के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 और इधर 3 और मल्टीपल 5, इसको भी घात के अंदर करते हैं तो 2 मल्टीपल 3 तो ही है और 5 की पावर 2, और इसको अपन 2 की पावर कितना लिख रहे हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। अब देखो अपने पास संख्या तो कौन सी लेनी है, जो देखो ये वाली जो अपने मेन आधार है 2 3 और 5। जल्दी से बताओ 2 की पावर सबसे हाईएस्ट इन तीनों में किसकी है? इसकी पावर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या वाला सभी संख्याओं में यानी अपन 2 की जो पावर होगी वो सबसे हाईएस्ट कौन से लेंगे अपन, 2 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन का देखो इसमें 2 की पावर कितने लेंगे अपन, 2 की पावर 3, एलसीएम निकालना है तब 2 की पावर हमने ले ली। फिर देखिए आप लोग 3 की पावर इसमें 2 है, 3 की पावर इसमें क्या है 1 है, और इसमें 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी होगी, 2। तो 3 की पावर हाईएस्ट मैंने ले ली 2, क्योंकि इसमें लिखा अधिकतम घात। 5 की घात, इसमें 5 की घात कितनी है, 1 है ओनली 4, और इसमें 5 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 1 है, तो कौन सा लेंगे फिर 5 की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए जल्दी से 2 की पावर 3 का मतलब कितना, याद रखना कभी भी 2 और 3 मल्टीपल नहीं करना। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया अपने पास, और 3 मल्टीपल यानी 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 9, और 5 की पावर 2 मतलब 25। ठीक है, 8 9 और 25 को आप मल्टीपल कर दीजिए। चलिए 15 8 जा 200 और 209 कितना हो गया 1800। तब एलसीएम 1800 किसमें दिख रहा, देखो आपको इसमें नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, ये आंसर क्लोज हो गया, ये आंसर अपना पूरा गलत हो गया। अब देखिए 1800 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब 2 आंसर अपने सही हो सकते हैं। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ की बात करता हूं मैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए आप इसी में से पावर में देखो आप लोग, सबसे उबेनिष्ठ इसमें भी 2 है, इसमें भी देखो आप ये रहा 2, इसमें भी 2। अब इसमें लोवेस्ट घात कौन सी, यानी सबसे न्यूनतम, यानी 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 2, इसका मतलब आंसर अपना आएगा ओनली 4 कितना आएगा 2 की पावर 1, सबसे न्यूनतम घात है। अब 3 के अंदर सबसे न्यूनतम घात कौन सी होगी, 3 की पावर 1, और 5 की मिनिमम कितनी होगी, यानी 5 की पावर 1, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, जल्दी से बजे 30 किसमें है, ठीक है इसमें, तो अपना आंसर आ जाएगा अपने पास 1800 और 30। एलसीएम तो आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया अपने पास कितना 30। इसकी क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखना, 2 वर्ड याद रखना, एलसीएम के अंदर सभी संख्याओं की अधिकतम घात ली जाती है, और एचसीएफ के अंदर सब जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसकी न्यूनतम घात ली जाती है, और उसके बाद में आप आराम से इसको फैक्टर के अंदर आप ठीक है डिवाइड कर दो, और उसके बाद में आसान से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के मैं बात करता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, देखिए आप 4/5 कोमा 2/3 और 3/5, इसका आपको क्या लेना है ये देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग आराम से। 4/5 2/3 3/5 के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, ये अपन को क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसके ऊपर अपन बात करते हैं। चलिए इस दोनों के जो एलसीएम और एचसीएफ है उस दोनों का अपन को क्या पूछा है, योग पूछा है। चलिए इसे देखिए आप लोग, जब भी किसी भी संख्या का यदि फ्रैक्शन का अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना, पहली बात तो क्या थी उसमें ओनली फॉर नेचुरल नंबर या उसका अपने निकाला था। ठीक है, अब यहां पर अपने एलसीएम किसका, फ्रैक्शन का निकालना। यदि मुझे किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, इसको माना कि ए बी सी है, ठीक है, तो ऊपर वाले अंशों का अंश हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला हर हो गया, अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का क्या निकालना अपन को, एचसीएफ निकालना है। अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। यदि मुझे एचसीएफ निकालना हो
तो याद रखना अंशों का एचसीएफ और नीचे हरों का एलसीएम। चलिए सर इसको सूत्र को कैसे याद करें? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे उल्टा एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ लेना है, नीचे उल्टा एलसीएम लेना। चलिए इसके ऊपर बैठ का, चलो ऊपर वाली संख्या अंश कितना है? 4, 2 और 3। अब मुझे 4 और 2 और 3 का मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, इधर देख लीजिए आप लोग। इसमें 2, ये 2 और एक बार, ये 3 बार, वापस 2, एक बार और 3, फिर 3 बार। इससे भी आप आराम से निकाल सकते हो, या फैक्टर के आधार पर भी आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 4 के अंदर 2 की पावर 2 होता तो 4 ले लिया मैंने और 3 ले लिया तो आ गया अपना 12। आंसर सीधा हो गया, यानी 12 वो संख्या जिसके अंदर 4, 2, 3 का भाग भी जाता। इस तरह से आप आराम से एलसीएम इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो 2 मल्टीपल 3, ये अपने पास आंसर आ गया कितने पास? 12। यानी ऊपर वाला जो अंशों का एलसीएम आपने निकाल दिया 12, हरों का एचसीएफ, हर कितने पास है? 5, 3, 5। अब मुझे एक जल्दी से बता दीजिए आप लोग, 5, 3 और 5 इसके अंदर कोई कॉमन संख्या है क्या? कुछ भी नहीं है। 5 के अंदर ठीक है 3 नहीं है, 3 के अंदर 5 नहीं है। तो जब भी कभी भी किसी भी संख्या के अंदर यदि कोई कॉमन नई चीज हो तो उसका कॉमन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो हरों का एचसीएफ हमने निकाल दिया 1, यानी हमारे पास एलसीएम तो आ गया 12/1। इस ब्रिंग के अंदर ही निकालना। अब एचसीएफ निकालना, चलिए तो अंशों का एचसीएफ निकालना, यानी 4, 2, 3 का भी क्या निकालना है। इसका मतलब याद रखना इस 4, 2, 3 के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 4 के अंदर 2 × 2 तो है, इसमें भी 2 है, लेकिन 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो मैंने बोला जब भी कॉमन नहीं हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। और हरों का एलसीएम निकालना, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो देखिए आप, तो इसका मतलब सीधा आंसर आ जाएगा 5, 3, 5 का यदि मैं एलसीएम निकालता हूं 3 बार, ये हो जाएगा 5, 1, 5। ये 5 का निकालता हूं 1, 1, 1, यानी 5, 3, 15, यानी 5, 3 जा 15। ये मेरा एचसीएफ आ गया 1/15 और 12/1। अब इस दोनों का इन्होंने क्या किया है कि जोड़ कीजिए, आप लोग योग कीजिए, यानी 12/1 प्लस 1/15। इन्होंने ये बोले, ये तो हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। इन दोनों का अपन को योग पूछा एग्जाम्पल में। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। ये 15 और 12 का गुणा करो, 15 2 जा 30, फिर 3 और 15 3 18 प्लस 1, यानी 181/15। ये मेरा आंसर आएगा। चलिए देखिए अपने इसके क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर आ रहा अपना। चलिए देखिए अपना 181/15 आ रहा है क्या? किस में आंसर देखा रहा हूं? ये देखो 4 ऑप्शन है अपने पास, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अपना आंसर क्या आ गया? 181/5। तो शायद मुझे लग रहा है, आई होप कि आप सभी को लोगों को समझ में आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ यदि इस नेचुरल नंबर का यदि निकालना है तो मैंने बता दिया, सीधा सिंपल फैक्टराइज कीजिए और इस दोनों संख्याओं के ठीक है बेस पे जो सभी संख्याओं का अधिकतम घात और बनी संख्याओं की न्यूनतम घात। और यदि मुझे इसका फ्रैक्शन का निकालना है यदि, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना। और यदि एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों को एलसीएम निकालना है, और दोनों का योग पूछा है तो योग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। देखिए आप नेक्स्ट अपने पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन 0.6, 1.2, 0.003 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए अपन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है सर 0.6, 1.2 और 0.03। आप चाहे तो सभी के पॉइंट के बाद में जो संख्या है, दो तरीके आप इजीली तरीके से कर सकते हो। इसमें चाहे तो अपना फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। चलिए मैं फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट का, देखो पॉइंट के बाद में आप सभी डिजिट बराबर कर दीजिए। इसको मैं 0 कर सकता हूं आराम से, इसको भी 0 कर, यानी इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गए। इसको आप फ्रैक्शन में बदल दिए, यानी इस पॉइंट को मैं हटाऊं तब नीचे कितना आएगा?
सो नीचे, यानी इस डिजिट पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगते हैं। पॉइंट हटाया और नीचे जीरो हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हर हो गया अंश हर अंश हर। और वापस अपन को क्या करना है, उसी क्वेश्चन के अंदर जो अपना क्वेश्चन आया था 60/100, 120/100 और 3 आगे जीरो जब पॉइंट नहीं होता तो उसका कोई सेंस नहीं होता है। चलिए अब अपन कुछ भी काटेंगे नहीं, क्योंकि अपने नीचे 100 है, इसका एलसीएम भी 100 होगा और एचसीएफ भी 100 होगा, इसलिए अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तब ऊपर वाले का जब भी मैं लेता हूं एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम यानी 60, 120 और 3 का क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम ले लीजिए आप लोग। देखिए इधर, यहां मैं 60 का जैसे डायरेक्ट फैक्टर कर लेता हूं, 2 मल्टीपल 3 इंटू 5, 5 त्रिजा, ठीक है, ये हो गया 15, 2 जा 30, 32 जा 60। 120 का सेम हुबहू भी आएगा, 2 और ज्यादा हो जाएगा, 3 और 5, और 3 का कितना हो जाएगा, मात्र 3। अब देखिए मैंने एलसीएम बोला 2 की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर अपन को 3 लेना एलसीएम, ठीक है, 2 की पावर 3, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, केवल एक ही है, 5 की हाईएस्ट पावर एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 5 5 मुझे कितना हो गया 40, और 43 जा 120, ये आ गया अपने पास 120, ठीक है। अब जैसे ही 120 आ गया अपने पास एलसीएम, और बताइए जल्दी से हर का मुझे लेना क्या, एचसीएफ लेना। तो 100 का एचसीएफ कितना आ गया, 100 कॉमन है, जब भी किसी भी संख्या यदि तीनों के तीनों कॉमन हो तो वही आपका आंसर आएगा, तो 100। अब मैंने क्या निकाला, मैंने केवल एलसीएम, ये मुना ऊपर वाले का आंसर का एलसीएम निकाल दिया, हरों वालों का, ठीक है, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दिया। तब इसको मुझे वापस इसी के अंदर कन्वर्ट करना दशमलव में, तो 1.20, यानी एलसीएम आ गया आपके पास 1.20। अब उसका निकालना क्या, मुझे एचसीएफ। चलिए देखिए इधर, जब भी मुझे एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी 60, 120, 3 का। अब मुझे जल्दी से बता दो इस सब के अंदर कॉमन चीज क्या है, ठीक है, 3 3 3, बाकी किसी में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ तो आ गया 3, और नीचे जो हरों का एलसीएम निकालना है तो कितना आ गया 100। तो जल्दी से बता दीजिए 0.03 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यस। तो एचसीएफ आ गया 0.03 और एलसीएम आ गया 1.20। अब इस दोनों का आपको पूछा क्या, गुणनफल, तो देखो 1.20 तो एलसीएम हो गया और एचसीएफ का गुणा 0.03। इस पॉइंट को मैं यदि मैं हटा देता हूं तब नीचे आएगा 00 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 00, और इस 120 को इस 3 से मल्टीपल करता हूं, कितना हो गया, ठीक है, 480, और नीचे कितना हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 से ये 1 0 गया, तो अपने पास आ जाएगा 0.048, सॉरी 12 3 जा 36 होता है, 4 मैंने कर दिया था, ठीक है, 3, तो 0. ये आ गया 0.036, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं 3 पॉइंट के बाद में देखो ये कोई 36 और यहां पर एक 0 लगा दे देंगे, यहां पर पॉइंट, यानी 3 0 नीचे है, तो 0.036 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पूरा आंसर है। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलिए 4 के अंदर अपन यहीं पर अपन सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 5 और मल्टीपल 5 की पावर 7। ये देखिए आप लोग, टू की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, और ये तो हो गई एक, इसके बाद में कॉमा 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 7 की पावर 2, 3 की पावर 8, 5 की पावर 2। इसका मुझे एचसीएफ निकालना। मैंने एचसीएफ का एक आपको बता रखा है, एचसीएफ के अंदर हमेशा क्या निकालना है, उभयनिष्ठ संख्या जो होती है उसका क्या निकालना है, न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ जो संख्या है उसका क्या निकालनी है, मिनिमम पावर, यानी मिनिमम घात, न्यूनतम घात, मिनिमम पावर, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है,
इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 वाले कुछ भी नहीं आएंगे। तो हमारे पास हमारा ये 2 की पावर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जल्दी से बता दिए आप लोग, उबेनिष्ठ तो 3 आ गया संख्या। अब इसकी पावर सबसे न्यूनतम किसमें, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा अपने पास आगे। नेक्स्ट मतलब आंसर ही हो जाए अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 5। चलिए जल्दी से बता दी 3 की पावर ये रहा, तो आंसर हो गया अपने पास कौन सा, ए ऑप्शन। चौथे नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आ जाएगा 3 की पावर 5। ये हमारे पास एचसीएफ हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। जब भी ये यदि पावर के अंदर आता है, इस वर्ड को आप याद रखे लो, उबेनिष्ठ संख्याओं का आपके पास यदि न्यूनतम घात है तो एचसीएफ होगा, और केवल सभी संख्याओं का यदि पूछे आपको, ठीक है, एलसीएम निकाल दो, सभी संख्याओं का आपको क्या निकालनी, अधिकतम घात होती है वो लेनी है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 45, 50, 60, 80 से पूर्णतः भाज्य होगी। एक वर्ड विशेष रूप से आप ध्यान रखो, मैं आपको एक हिंट देता हूं। जब भी मिनिमम वर्ड आ जाए और एक मैक्सिमम वर्ड आ जाए, न्यूनतम वर्ड आ जाए और मैक्सिमम यानी महत्तम यानी अधिकतम वर्ड आ जाए, तो हमेशा न्यूनतम के अंदर आपको एलसीएम की ओर जाना है और मैक्सिमम की तरफ आपको एचसीएफ की तरफ जाना है। ये सीधा आप कॉन्सेप्चुअल पूरा का पूरा माइंड के अंदर याद रखें। जहां पर वर्ड दिख रहा हो न्यूनतम, वहां आपको एलसीएम करना है, जहां पर आपको वर्ड दिखता है मैक्सिमम या महत्तम, वहां पर आपको एचसीएफ करना है। जल्दी से बता दी इस क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड दिख गया अपन को, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या यानी न्यूनतम मतलब सीधे जगह क्या दूंगा, एलसीएम। माइंड के अंदर फिट हो गया, एलसीएम एचसीएफ नहीं करना है। किसका, ऐसी कौन सी संख्या न्यूनतम जो इससे पूर्णतः भाज्य होगी। याद रखना, जब भी जो एलसीएम निकालते हैं, उस एलसीएम निकालना है उसके अंदर इस सभी संख्याओं का पूर्ण भाग जाना चाहिए, यह कहना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब देखो, यदि जब भी आप क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व कर लेते हो, तब इस ऑप्शनों से भी आप आराम से क्वेश्चन के अंदर आराम से निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं कह दी, मुझे सरी कुछ निकालना नहीं, ऑप्शन से देखना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, इस चारों की जो डिजिट है या संख्या है, उसमें इन सभी का भाग जाना चाहिए। ठीक है, देखो इसका भी जा रहा है, इसका भी देखो अलग अलग, लेकिन अपन को पूछा क्या है, ठीक है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो याद रखना वो वाली जो संख्या आपकी है मैक्सिमम घात है। चलो इसको निकालते हैं अपन 45 का, इधर मैं सोल्व कर लेता हूं। देखिए 45 का, 45 को मैंने कैसे कर सकता हूं, मैं इसको 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। 50 का देख लीजिए आप लोग, 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। चलिए 60 2 मल्टीपल 30 आ गया, 2 मल्टीपल फिर आ गया अपने पास 3 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। 80 का देख लीजिए आप लोग, 2 तो 40 आ जाएगा, 40 फिर 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 5। ये हो गया 10 20 40 और 80। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो जल्दी से बता दीजिए इसके अंदर, ठीक है, 2 है, इसकी पावर 2 की पावर 2 है, दो बार 2 है, इसमें 3 बार 4 बार 2 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट 2 की पावर कितने होगी, 4 होगी। तो 2 की पावर अपन के कौन से लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे अपन मल्टीपल। 3 की पावर इसमें हाईएस्ट देखो, इसमें 3 की पावर कितनी है, 2, यानी 3 बार 2, सॉरी 2 बार 2 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर कितना लूंगा, 2। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जल्दी से देख लीजिए आप, 5 कितने हैं, 5 इसमें 5 एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार, लेकिन इसमें कितने बार है, 2 बार है। इसका मतलब 5 की पावर कितने लूंगा मैं, 2। जब भी क्वेश्चन के अंदर याद रखना 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो इसका मतलब जितनी बार 5 है तो उतनी पावर आपकी लगेगी। ये क्वेश्चन याद रखना आप इस रूप से। चलिए 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, आपको 2 को 4 से मल्टीपल नहीं करना, बल्कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 4 टाइम्स आपको 2 लिखना है, वो आपका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 9, 5 2 जा यानी 10 नहीं करना, 5 मल्टीपल 5 25। ठीक है, अब इसको आप
16 9 जा 144 मल्टीपल 25, इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये हो गए 24 जा 100, 10 हो गए 24 जा 100, ये हो गए 110, 11 और ये हो गए 6 3, 3600 आंसर आएगा। 3600 आंसर किसमें है? 5 नंबर के अंदर बी। आ गया समझ में? मुझे लग रहा है शायद जब भी मिनिमम यदि वर्ड आ जाए तो याद रखना एलसीएम करना, इन सभी संख्याओं का एलसीएम करके आपका आंसर आ जाए। सेम वही क्वेश्चन है, आपको इस अधिकतम संख्या आ जाए तो क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना। यहां पर देखो अधिकतम संख्या आ गई, इसका मतलब सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। चलिए देखिए 180, 150 और 200 और 240 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, चल सॉरी एचसीएफ। जो वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे ये सभी के सभी पूर्णत भाज्य होंगे। वो जो क्वेश्चन नंबर निकालेंगे वो सभी के सभी पूरे के पूरे क्या होंगे, भाज्य होंगे। चाहे तो अपन इससे भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो नंबर होगा वो ही अपन लेंगे। जैसे 5 है, इन सभी के अंदर जा रहा है, लेकिन 5 नहीं लेंगे क्योंकि वो अधिकतम घात नहीं है। अधिकतम संख्या लेनी है अपन को, ना कि मिनिमम लेनी है। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये 10, ये भी क्या है 10 सबसे विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये इसके में लेके 15 देखो आप, इस 15 से विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, और इसको देखो आप 15 से, ये 15 से 15, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये 30 से हो रहा है, ये 30 से हो रहा है, और ये 30 से नहीं होगा। इसका मतलब 30 से नहीं होगा तो ये कट हो गया, 5 कट हो गया, ये भी 3 ऑप्शन तो गए। अब आप 15 को 200 के अंदर यदि 15 का मैं भाग देता हूं तब आपके आंसर, ठीक है, जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होती है वही 15 से, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 15 और 5 0, 15 में 50 का भाग, सॉरी 50 में 15 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 15 भी गया। तो अपना कॉमन जो आंसर आएगा अधिकतम संख्या आराम से निकाल सकते हो 10। ऑप्शनों को देख के भी आप आराम से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो, यानी वो अधिकतम संख्या लेनी है। तो 5 और 10 में अधिकतम संख्या कौन सी है, देखो 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, सभी संख्याओं में, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अधिकतम संख्या। तो 5 और 10 में अधिकतम संख्या कौन सी है, 10। 15 और 30, ये 15 केवल इसको विभाजित कर सकती है, इसको कर सकती है, लेकिन इसको विभाजित नहीं कर रही है, इसका मतलब 15 आंसर नहीं है मेरे पास, ठीक है। और 30 इसको भी आपको इसको विभाजित नहीं कर रहा, इसलिए दोनों ऑप्शन कट गए, ये अनुरूतिवाद गलत हो गया। 5 और 10 दोनों आ रहे हैं, लेकिन 5 मिनिमम संख्या है और 10 अपने मैक्सिमम है, इसलिए इन्होंने क्या ले लिया, एचसीएफ। तो बिना आपको इसको टाइम वेस्ट किए आप सीधा आंसर ऑप्शन भी आराम से लगा सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। सभी प्यारे विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अपना यह कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे घटाने पर, जिसे 7 घटाने पर वह 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगी, भाज्य होगी। न्यूनतम संख्या तो निकाला, माना कि न्यूनतम संख्या x है जिससे 7 घटने पर, यानी इसी संख्या में माना कि x है, 7 घटा दिया, तो मैंने 7 घटा दिया। सर मैंने क्या बोला है, न्यूनतम संख्या जहां पर भी आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो एलसीएम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस आप इक्वेशन से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो जैसे न्यूनतम संख्या मैंने x मान ली, 7 घटाया, तो मेरा आंसर पूर्णतः विभाजित, न्यूनतम संख्या तो एलसीएम लेना। किसका एलसीएम लेना है, 20, 25, 30, 40 का, 20, 25, 30 और 40 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम। इसी तरीके भी ले सकते हो, फैक्टर वाइज भी कर सकते हो, मैं इससे अब की बार कर रहा हूं। ये हो गया अपने पास 10, ये 25, ये 15, ये 20, वापस 2 से आपकी, तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, ये 10, फिर 2 से तो 5, 25, 15 और ये 5, अगेन 3 से करो आप, 5, 25, ये 5 और ये 5, वापस 5 से करो, 1, 5, 1, 1 और 5, तो सबके अंदर 1, 1 नीचे 1, 1 आ जाता। अब इसको आप मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और इसे 25, इसको आप दोनों को मल्टीपल कर दियो, 25 4 जा 100, 10 किधर गएगा 600, तो अपने पास आ गया कौन सा एलसीएम, 600, ठीक है। अब आप इक्वेशन से जब भी ये -7 उधर जाएगा बराबर, तो कितना आंसर आ जाएगा, x बराबर 600 + 7,
इज इक्वल टू x बराबर 607। ये मेरा आंसर है। बताइए ये 607 कहां पर है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए 607। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर मैंने मिनिमम बोला है तब आपको क्या करना है? एलसीएम करना है। ठीक है, और मैक्सिमम बोला है तो एचसीएफ करना। देखिए न्यूनतम तो मैंने एलसीएम ले लिया। न्यूनतम संख्या कौन सी है? माना कि एक संख्या 7 घटाने पर 7 घटा दिया बराबर एलसीएम। एलसीएम कर दिए, 7 उधर गए तो 607 हो गया। ठीक है, तो 607 ऐसी संख्या है जिसमें से आप 7 घटाते हो तब ये पूरी की पूरी संख्या अधिक उस संख्या को विभाजित करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या, तो बताइए न्यूनतम संख्या में क्या करेंगे अपन? एलसीएम करेंगे। ठीक है, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। याद रखना, इसका भी याद रखना, वो न्यूनतम संख्या x, अब की बार कुछ घटाया नहीं है मैंने, शेषफल बचा तो शेषफल बराबर उधर आएगा एलसीएम प्लस शेषफल। इस चीजों को आप नोट कर लीजिए विशेष रूप से। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। चलिए एलसीएम देखो, 5, 6, 7, 8, 9 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखो 5 का तो 5 है ही है, 6, 7, 8, 9, इसका एलसीएम देखिए आप 2 की टेबल से ये 3 बार जाएगा, ये ऐसे जैसे रहेगा 4 बार, ये 9 बार, फिर ये देखो 2, 5, 3, 7, 2, फिर वापस 2, 5, 3, 7, 1, 9, 3 बार में देखो 3 3 2 बार आ रहा है, 5, 1, 7, 1, 3, फिर 3, फिर 5 और 7 आएगा। इसका मतलब ये तो 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, इसमें देखो आप 3 3 9 ज्यादा हाईएस्ट 3 की पावर 2 तो 9 ले सकते हो। इसमें देखो 2 8 है, 2 की पावर 3 है और इसमें 2 की पावर, ठीक है, ओनली 4 ये, तो ये अपने पास का 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 24 3 72 और ये 72 और 35, ये अपने पास हो जाएगा आराम से 35 को 7 से मल्टीपल कर दीजिए तो 45 7 52, 520। ठीक है, चलिए देखो वापस देख लीजिए एक बार, 5, 6, 7, 8, 9 का तो 2 2, इसको देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए 5 मल्टीपल 7 और ये 3 की पावर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 3 है तो 8। ठीक है, और ये हो गए 35 और ये 72। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीपल कर लीजिए इधर साइड के अंदर, ये हो गया 70, ये हो गया अपने पास 24, 0 0 1 5 2, 25 20 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप अपना आंसर आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 25 और 20। अब इन्होंने बोला क्या बोला? 25 20, यहां आ गए अपन लिख देते 25 20, और शेषफल कितना था प्रत्येक दिशा में? 2, तो अपने पास प्लस 2 तो 25 22, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ वह न्यूनतम संख्या, तो माना कि x है, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 का भाग मैं दे रहा हूं, तब प्रत्येक दिशा में, ठीक है, 2 बचे। जैसे एग्जांपल आप इसमें, ठीक है, मैं 4 का भाग दे रहा हूं, या मैं जैसे एग्जांपल मैं 7 का ही भाग दे रहा हूं, किसी का दे दीजिए, कितना हो गया? 7 3 21, 4 बचा तो 4 कितना हो गए? 7 6 42, फिर 2 बचा, देखो शेषफल 2 बच गया। ठीक है, आप आराम से चेक कर सकते हो, या तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी, ऑप्शन को देख के भी आप इजीली चेक कर सकते हो कि इसमें सभी का भाग इस संख्या में जाना चाहिए, लेकिन शेषफल हमेशा 2 बचना चाहिए। या आप इसको ऑप्शन को देख के भी कर सकते हो, और दूसरा अपने पास है x बराबर एलसीएम प्लस शेषफल। आ गया मुझे सर, लग रहा है सबको? सभी आप प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इसमें राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी के विद्यार्थियों के लिए विशेष क्लास है। इससे बाहर मुझे लग रहा है एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, या वह कौन सी है
जिससे 136 और 141 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 7 बचे। मैंने क्या बोला है, जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, यानी एचसीएफ के ऊपर आपको जाना है। लेकिन इसमें कंडीशन याद रखना, देखो आप लोग अधिकतम एचसीएफ तो चला गया 136 147 का डायरेक्ट आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना। इन्होंने बोला क्रमशः 6 और 7 बचे। जैसे ही 136 यदि बोले कि इतने सैंपल बचता है तो इस 136 में से आपको 6 निकालना है बाकी, और उस 146 में से क्या निकालना है, 7 निकालना, तब जाके आपके एग्जैक्ट आपके आंसर आएगा। 136 में 6 गए 130, 147 में 7 गए 140। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी मैक्सिमम बोले तब एचसीएफ निकालना है, और यदि किसी भी संख्याओं के अंदर यदि आप भाग देते हो उस मैक्सिमम संख्या का, तब क्रमशः इसमें 36 में, इसका मतलब ये हुआ 136 में यदि मैं x का भाग देता हूं तो इसकी दशा में 6 बचेगा, और इसकी दशा के अंदर क्या बचेगा, x का भाग देता हूं 7 बचेगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो जब भी आपका तो 136 में से 6 माइनस करो, 147 में 7 माइनस करो, और उसके बाद में इन दोनों का क्या करना, अपन को एचसीएफ निकालना, वो आपका आंसर यहां आ जाएगा, सीधा सिंपल सा। तो चलिए 130 और 140 का अपन को एलसीएम निकालना है, इसका फैक्टर कर दीजिए जल्दी से। अब 2 फिर 65 बचेगा, तो 3 5 और 13। ठीक है, 140 का निकाल दीजिए आप लोग, 2 70 बचेगा, फिर 2 35 बचेगा, 5 और 7 35 70 140, 2 की पावर 2। लेकिन इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसका मतलब कितना आएगा आपका, केवल 2 कॉमन लेना। उभयनिष्ठ संख्याओं का मिनिमम घात यानी 2 की पावर 1 मल्टीपल, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो देख लीजिए 5 की पावर 1, लेकिन इसमें 7 है, 13 है, इसमें 13 है, 7 है। ठीक है, तो अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 × 5 बराबर 10, तो वो संख्या कौन सी होगी, 10। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते। दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि इसका एचसीएफ 8 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए आप इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं, वो आप विशेष रूप से याद रखा, वो एग्जाम में ऐसे समझ लीजिए आप 100% छप गया वो क्वेश्चन। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ मल्टीपल एचसीएफ के बराबर होता है। यानी इसको चाहूं तो एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर a इंटू बी, कोई भी दो संख्या है जो भी। ये याद रखना आप, किसी भी दो संख्याओं का यदि एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, तो दो संख्याओं का मल्टीपल इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ। लेकिन एक फॉर्मूला और भी याद रख लीजिए आप लोग विशेष रूप से, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, या कह सकता हूं मैं को प्राइम नंबर। एक सर वर्ड आता है, को प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर तो हमेशा ध्यान रखना, आप सब जानते हो। ठीक है, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या जिसके अंदर भाग जाता है, अभाज्य संख्या जिसके अंदर भाग नहीं जाता, केवल एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन को प्राइम नंबर वो ऐसी दो संख्या है, कोई भी, माना कि 7 और 5 या 5 और 7, दो संख्या लेता है, लेकिन दोनों के अंदर कॉमन जो आता है वो केवल और केवल एक आता है, उसको अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम का एक तरह से जोड़ा है। और हमेशा ध्यान रखना, क्रमगत संख्याओं का हमेशा जोड़ा जो आएगा वो हमेशा एक को प्राइम नंबर ही कहलाएगा। जैसे 14 15, तो 14 और 15 में अंदर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों के दोनों जो जोड़े हैं, ये पूरी की पूरी दोनों संख्याओं का अनुपात कह सकता हूं या को प्राइम। देखो 5 और 6 क्या है, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो मैं निकालता हूं एचसीएफ एलसीएम बराबर। ठीक है, जैसे संख्या दो तरीका भी वैसे इस तरीके से भी बता सकता हूं। 8 आ गया एचसीएफ, और इसके कितना आ गया 5 और 6, कितना आ गया 30, और 30 को 8 से गुणा करने पर कितना आ गया 240। तो अपने पास आंसर आ गया 240। सीधा सिंपल एंड शॉर्ट। एक तो तरीका यह है, सीधा आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का अनुपात या को नंबर कोई भी। ठीक है, लेकिन वो संख्या को प्राइम नंबर होने चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक आप ये कर सकते हो, दो संख्या, माना की संख्या है क्या है 5x, एक संख्या कौन सी होगी 6x। ठीक है,
अब मुझे निकालना क्या एचसीएफ है, वो एक्स जो क्या है कॉमन फैक्टर है, याद रखना हमेशा एचसीएफ जो है वो ठीक है इसका फैक्टर है एलसीएम का, इसलिए इसको यहां पर क्या गया इस 8 कर दो, यहां से 8 ये 40, अब वो 40 और 48 का आप एलसीएम निकालोगे तब भी आपका क्या आएगा 240। ठीक है, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सोल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए अपने, नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ यदि 8 है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है अपने पास 8 है, माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 8। इन दोनों संख्याओं का योग, तो याद रखना है जो x कॉमन है ये तो 8 आ गया, तो 8x 8y हो गया, क्योंकि एचसीएफ कितना अपने पास 8 है, वो क्या है कॉमन है। ठीक है, तो 8x 8y हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 48, ये हो गया। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, तो देखो इसमें 8 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 और x प्लस वाई 48 में से 8 का ठीक है डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। अब आपको क्या करना है, इन्होंने क्या बोला इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, जोड़े कितने हो सकते हैं, एक हो सकते दो। देखो अपनो x का मान यदि 1 मैं लेता हूं और y का मान क्या लूं 6 आ जाए तो 5 लेता हूं, यानी 6 हो जाएगा। लेकिन यही वापस अपन को इधर रखते हैं, अपन इसमें भी अप्लाई हो रहा कि नहीं होगा, एक रखते हैं 8, y का मान 5 रखते हैं 40, तो 40 है 8 कितना हो गया 48। इसका मतलब अपने पास एक और जड़ कोई भी ऐसा देख लीजिए आप, 2 और 4 रखो आप 6 होता है, इसमें भी तो बैठ रहा है, लेकिन इसमें देखो 8 2 जा 16 और 4 8 4 जा 32, इसमें देखो 8 4 बैठ रहा है आराम से। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन के अंदर जोड़े बैठा सकते हो। ठीक है, फिर आपका देखो एचसीएफ यहां से इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण के अंदर यदि आप बैठा देते हो वापस आंसर आ जाता है, तो आराम से इसके अंदर क्वेश्चन के जोड़े हो गए 2। ठीक है, चलिए एक और जोड़ा अपन देख सकते हैं चाहे तो, 3 और 3 ये भी 6 बनता है, इसमें देखो आप 24 और 24 ये भी बैठ रहा 3। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया 3, एक और बैठा दीजिए, देखो आप 1 5 हो गया, 2 4 हो गए और 3 3 हो गए, बाकी अपन बैठने हैं, यानी 3 जोड़े अपने पूरे के पूरे आगे, यानी ये आपको देखना है पूरा का पूरा। ठीक है, वापस दोनों संख्याओं का योग आपको देखना 48, तो इस प्रकार के जोड़े होंगे 3। चलिए ना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है। मैंने अभी वापस डिस्कस किया था, कोई भी दो को प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं, या कोई भी कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, कोई भी दो संख्या है जैसे 5 और 7 है या 5 और 6 है, इन दोनों का उभयनिष्ठ होता है, वो हमेशा याद रखना कितना होगा, ठीक है 1 होगा विशेष रूप में, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए 11 और 12। नेक्स्ट के जो प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।